सोनाली बेड पर डरी सहमी सी लेटी हुई थी, जबकि उसका ये डरा सहमा सा रूप राज को शरारत करने के लिए उकसा रहा था। वो उसे तंग करने के इरादे से उसके करीब बढ़ा था और शरारत के साथ बोला, तो अजनबी लड़की कैसी हो? वैसे एक बात बताओ, रोड पर हजारों गाड़ियां आती हैं और जाती हैं। तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी कि जिसके नीचे तुम चली आई? तुम्हें पता है ना, कल से मैं कितना परेशान रहा हूँ। जी तो चाह रहा है सारा गुस्सा अभी के अभी तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। भगवान न करे कहीं दोबारा बेहोश हो गई तो रात भर जाग कर आज तो मैं मर ही जाऊंगा। अधमरा तो मैं वैसे ही हो चुका हूँ, अब पूरा ही मर जाऊंगा। वैसे बड़ी मेहरबानी है कि तुमने होश में आने का सोचा। सोनाली ने उसकी बात सुनकर हैरानी और डर के मिले जुले भाव के साथ उसे देखा। वो अब भी पूरी तरह हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, कुछ उलझन और एक साथ एक अनजाना सा डर था। वीर ने राज को घूरते हुए कहा और अपनी भारी आवाज में बोला, राज, भगवान के लिए ये मजाक का वक्त नहीं है। देख नहीं रहे वो कितनी सहमी हुई है? राज ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अरे यार सॉरी, मैं तो बस उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने सोनाली की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैं तुम्हें सब कुछ साफ बता दूं, तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो। डॉक्टर को सब कुछ सच बताता तो पुलिस केस हो जाता और मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मजबूरन मैंने सब झंझटों से बचने के लिए खुद को तुम्हारा पति बताया है। और अब तुम्हें यही समझना होगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति का फर्ज होता है वो अपनी पत्नी को खुश करे, है ना? सोनाली ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस सब से बचना चाहती हो। वो अपने हालात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब भी वो याद करने की कोशिश करती, उसके सर में तेज दर्द की लहर उठती। वीर ने आगे बढ़कर सोनाली के सिर पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, प्लीज आप घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं। सोनाली ने वीर की ओर देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। वीर के नरम और धीमे लहजे से उसे थोड़ी तसल्ली मिली थी। राज ने कदम आगे बढ़ाते हुए शरारत से कहा, वैसे मैंने सारी रात तुम्हारे लिए जागकर बिताई है, कोई धन्यवाद तो बोल दो। सोनाली ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता और नापसंदीदगी के भाव साफ थे। उसने धीरे से कहा, आपसे किसने कहा था कि जागें? और ये जवाब सुनकर राज के चेहरे पर नकली हैरानी आई थी। ओह कमाल है, मतलब मैं तुम्हारे लिए अपनी नींद कुर्बान करूं और तुम मुझे ये कह रही हो? वीर ने सिर पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, राज, तुम्हारी हरकतें सचमुच कभी बदल नहीं सकती। भगवान के लिए उसे और परेशान मत करो। सोनाली ने एक नज़र वीर की ओर देखा। उसकी गंभीर और नरम आवाज़ उसे काफ़ी सुकून दे रही थी, लेकिन राज की बातों में भी कुछ ऐसा था जो उसे अजीब सा लग रहा था। न जाने क्यों वो उसकी बातों को बुरा भी नहीं मान रही थी। वीर ने एक बार फिर अपनी बात को गंभीरता से आगे बढ़ाते हुए कहा, सोनाली, तुम्हें सब कुछ याद करने में कुछ वक्त लगेगा। इस दौरान तुम मेरे फ्लैट पर रहोगी, वहाँ तुम्हें आराम मिलेगा। और राज, वीर ने एक पल के लिए राज की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। राज ने झट से कहा, ओ यार, तूने ये जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी, मैं क्या कोई नौकर हूँ? वीर ने अपनी नज़रों में सख्ती लाते हुए कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है राज, तुमने ये सब शुरू किया है, अब तुम ही संभालोगे। राज ने लंबी सांस ली और मजाक के अंदाज में कहा, ठीक है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगा। वीर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राज, लेकिन अब तुम्हें भी जिम्मेदार बनना होगा। सोनाली चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। वीर की बातों से उसे सुकून मिला था और राज की शरारत ने उसको मुस्कुराने पर मजबूर किया था, चाहे उसने इसे छिपाने की कोशिश भी की थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज पेपर दे दिए। वीर ने सब कुछ संभाल लिया था। अब वे तीनों वार्ड से बाहर निकल आए थे। अस्पताल के बाहर आते ही राज ने लंबी सांस ली और कहा, आखिरकार इस अस्पताल की हवा से जान छूटी। सोनाली ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, जिसे राज ने तुरंत नोट किया और कहा, लो भाई, हमारी बीबी तो मुस्कुरा भी सकती है। जबकि राज की इस बात पर सोनाली ने घूर कर राज की ओर देखा, जिस पर राज ने डरने की एक्टिंग की थी। वीर ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, चलो अब वक्त बर्बाद किए बिना इसे फ्लैट पर लेकर चलते हैं। सोनाली को कार में बिठाया गया और वे एक नई मंजिल की ओर रवाना हो गए। अंदर ही अंदर सोनाली ने महसूस किया कि शायद ये दोनों अजनबी मर्द उसकी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह ठीक कर देंगे।
बीर ने गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रोकी और गहरी सांस लेकर राज की ओर देखा। राज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्यूटी टाइम है। तुम इसे फ्लैट पर लेकर जाओ और इसे आराम करने दो और खाने पीने का इंतजाम भी करना। बीर की आवाज़ हमेशा की तरह गंभीर थी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी नरमी भी थी। राज ने उसकी बात को गौर से सुना और पहली बार बिना किसी मजाक के सिर हिलाया। ठीक है यार, मैं सब संभाल लूंगा और चिंता मत करो। मम्मी को भी बता दूंगा कि आज रात मैं फ्लैट पर रुकूंगा। बीर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कार का दरवाजा खोल दिया। अगर कुछ भी समस्या हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। जबकि राज ने गंभीरता से कहा, चिंता मत कर यार, मैं बिल्कुल ठीक तरीके से सब संभाल लूंगा। बीर ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। राज ने अपनी सीट से बाहर निकलकर सोनाली की ओर रुख किया। वो चुपचाप बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर एक बेकरारी सी छाई हुई थी। राज ने धीरे से कहा, चलिए मैम, अब आपके आराम करने का वक्त है। जबकि सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सर झुकाए बैठी रही, लगातार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे राज के साथ अकेले फ्लैट में रहेगी। अब तक उसने जितना राज को जाना था उसे उतना तो आइडिया हो गया था कि राज एक अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी औरत और मर्द का साथ घी और आग की तरह होता है, जो किसी भी वक्त लपट बनकर दहक सकता है। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती। उसने बेबस नज़र राज की तरफ डाली थी, जो उसे इंतजार करती निगाहों से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। क्या सोच रही हैं आप, आइए। और जब सोनाली इस बार भी आगे नहीं बढ़ी तो राज ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर निकाला। वो उसकी मदद से कार से उतरी, लेकिन उसके कदमों में कमजोरी थी। राज ने तुरंत उसे सहारा दिया और कहा, अरे, क्या आपको लगता है कि मैं आपको गिरा दूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से पता है कि बीबी का ख्याल कैसे रखा जाता है। सोनाली ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। इमारत की ओर बढ़ते हुए राज ने अपनी शरारत बनाए रखते हुए कहा, तुम्हें पता है इस फ्लैट में हम दोनों की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। अब तो सोच रहा हूँ तुम्हें नाश्ता भी अपने हाथों से बनाकर दूँ। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, पराठा या सैंडविच? जबकि सोनाली ने चुपचाप सिर झुका लिया। राज ने कहा, चलो कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए फैसले करता जाऊंगा और ये मेरे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने लिए गलत फैसले करता हूँ। फिर तुम्हारे लिए सही फैसला क्या कर पाऊंगा? वैसे तुम्हें तो अपना नाम भी नहीं पता, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? इस बार सोनाली धीरे से बोली थी, आप जिस नाम से चाहे मुझे बुला सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें राधिका नाम से बुलाऊं तो चलेगा? सोनाली ने धीरे से सर हिला दिया था। वो पूरी तरह से राज के सहारे फ्लैट तक पहुंची थी। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। वेलकम राधिका जी, ये है आपका नया घर। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। अगर नहीं आया तो मैं इसे भी अपनी जान लगाकर बेहतरीन बना दूंगा। सोनाली ने चुपचाप अंदर कदम रखा। उसने हॉल का जायजा लिया। साफ सुथरा और आरामदायक फ्लैट था। राज ने हंसते हुए कहा, देखो ये जगह तुम्हारे लिए कितनी बेहतरीन है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वैसे तुम्हें बीर का धन्यवाद करना चाहिए, वही है जिसने ये सब संभाला है। मैं तो बस उसका आदेश निभा रहा हूँ। सोनाली ने धीमी आवाज में कहा, थैंक्स। ये पहला मौका था जब राज ने उसके मुंह से थैंक्स शब्द सुना था। वो हैरान और खुशी के मिले जुले भाव के साथ बोला, अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो तुमने कुछ तो बोला, उम्मीद है अगली बार कुछ लंबा सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ कहे बिना सोनाली ने सिर झुका लिया। राज ने उसकी खामोशी को महसूस किया, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था ये वक्त मजाक करने का नहीं है। उसने सोनाली के लिए एक आरामदायक कुर्सी निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। सोनाली चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। राज ने उसके लिए पानी का गिलास भरा और कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक राज तुम्हारे साथ है। सोनाली ने हल्का सा सिर हिलाया और गिलास थाम लिया। तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर राज किचन में चला गया था, जबकि सोनाली कितनी ही देर तक राज को निहारती रही। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। राज को देखकर उसे एहसास हो रहा था। रितेश का ख्याल आते ही उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे, जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया था। अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि राज की शरारत और बेफिक्री शायद उसके जख्मों को भरने में मदद कर सकती है। डॉक्टर ने कहा था कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है
और ये झूठ नहीं था। सोनाली सच में अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। वो अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा भूल गई थी। ये बात उसे भी समझ आ रही थी। लेकिन अगर नहीं भूली थी तो रितेश का दिया धोखा। रितेश ने जख्म उसे जो दिया था उससे अब भी खून रिस रहा था और जख्म टीसे मार रहा था। लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा जख्म था। यानी जिस तरह रितेश ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था, वो अभी तक उसकी आंखों के सामने किसी खौफनाक दृश्य की तरह घूम रहा था। और ये बात वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। वो अपने घर से सभी कश्तियां जलाकर रितेश के पास आई थी, लेकिन उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए वो यहाँ इन लोगों के साथ रहकर फिर उन्हें सब कुछ सच बताकर इन लोगों की जिंदगी से दूर चली जाएगी। मगर उस मासूम को नहीं पता था कि कुदरत उसके साथ क्या फैसला कर चुकी है। उसकी जिंदगी में किसे शामिल कर किया जा चुका है। वो राज को देख रही थी, जो उसके लिए बड़ी मेहनत से सैंडविच बना रहा था। एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों पर आई थी। सुबह से ही ये आदमी उसे अपने आसपास नजर आ रहा था और जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था, एक पल के लिए उसके दिल में एक इच्छा जागी थी और वो धीमी आवाज में होंठों ही होंठों में बड़बड़ाई थी, काश रितेश तुम भी बिल्कुल ऐसे ही होते जैसा कि राज। कितना केयरिंग, कितना प्यारा सा इंसान है ये। किसी कांच की गुड़िया की तरह मेरा ख्याल रखता है। हालांकि इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मुझे कितना मान और सम्मान दे रहा है। और तुम्हें तो मैंने मोहब्बत की थी, टूट कर मोहब्बत की थी, और तुमने क्या किया मेरे साथ। काश तुम बिल्कुल ऐसे होते तो जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं होती। लेकिन हमेशा की तरह काश काश ही रहता है। उसने एक ठंडी आह भरी थी। सोनाली को नाश्ता करवाने के बाद और उसे आराम करने का कहकर राज अपने घर आ गया था, क्योंकि घर से भी उसे कई बार फोन आ चुके थे। और घर आकर वो ऐसा सोया कि उसकी आंखें नहीं खुली थी। रात भर का जागा था तो एकदम बेहोशी वाली नींद आई थी और फिर मोबाइल की रिंगटोन से उसकी आवाज़ खुली। उसने झुंझलाकर फ़ोन देखा तो बीर की कॉल थी। फ़ोन साइड पर रखकर वो दोबारा कंबल में मुंह छुपाकर सोने के लिए सोच ही रहा था कि मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई थी। मैसेज में बीर कह रहा था, कहाँ पर हो? यकीनन घर पर हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब है। वो लड़की ठीक हालत में नहीं है और तुम उसे छोड़कर अपने घर पर बैठे हो। तुरंत फ्लैट पर पहुंचो और देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैसेज पढ़ते ही राज ने एक लंबी सांस भरी थी और अपने सर पर हाथ मारा। पता नहीं ये लड़की मेरे गले का तौक कब तक बनी रहेगी। मैं तो इसकी सेवा कर करके थक गया हूँ। वो बड़बड़ाते हुए बोला, फिर चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और जूते पहने। वो अभी घर से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने उसके पापा आ गए। पापा का चेहरा देखते ही राज के चेहरे पर घबराहट आई थी। अब तो डांट पक्की है, उसने दिल में सोचा। वो जानता था कि पापा पहले भी कई बार उसे समझा चुके थे कि वो जिंदगी को सीरियस ले ले और ऑफिस संभाल ले, लेकिन उसने कभी उनकी बातों को अहमियत नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहता था कि अभी तो उसके घूमने फिरने के दिन हैं। पापा, काम तो सारी जिंदगी करना है। पापा के करीब आते ही राज जल्दी से दीवार की ओट में हो गया। उन्होंने एक पल के लिए चारों ओर देखा, फिर घर के अंदर चले गए और राज ने सुकून की सांस ली थी और फिर बाइक उठाकर फ्लैट की ओर रवाना हो गया। रास्ते में सोच रहा था कि बीर आखिर हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहता है। यार, जिंदगी थोड़ी आसानी से भी गुजारनी चाहिए। एक लंबे सफर के बाद वो आखिरकार फ्लैट पर पहुंचा। उसने बाइक पार्क की और एक गहरी सांस लेते हुए अंदर की ओर बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने एक पल के लिए अपनी जैकेट के बटन ठीक किए और हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। सोनाली रसोई में खड़ी थी और चाय बना रही थी। बाल खोले हुए थे और वो थकी थकी सी लग रही थी। राज एक पल के लिए चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। ये लड़की तो घर के काम भी शुरू कर चुकी है, उसने दिल ही दिल में सोचा। और अचानक ही सोनाली के हाथ से चम्मच छूट कर गिरा था और वो बेहोशी की हालत में लड़खड़ाने लगी। राज ने ये देखा तो तुरंत दौड़कर उसकी ओर बढ़ा था। अरे क्या हुआ? वो जोर से बोला और जैसे ही वो नीचे गिरने लगी उसने बेखौफ उसे अपनी बाहों में थाम लिया था और उसी पल जैसे वक्त थम गया था। राज की बाहों में सोनाली का शरीर बिल्कुल हल्का सा महसूस हो रहा था, मगर उसकी मौजूदगी ने राज के दिल की धड़कनें बेकाबू कर दी थी। दोनों की नजरें मिली और उनकी आंखों का टकराव ऐसा था जैसे दो जहां आपस में टकरा गए हों। सोनाली के चेहरे की नरमियत और उसकी बंद पलकों और होंठों पर हल्की सी कपकपी ने राज के अंदर एक अजीब सी भावना पैदा कर दी थी। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसे खुद अपनी हालत पर हैरानी हो रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों से दूर भागता था या आज से पहले कभी उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई थी। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं। गर्लफ्रेंड्स के साथ खूब मौज मस्ती भी करता था, पार्टीज भी करता, उनकी कमर में बाहें डालकर डांस फ्लोर पर खूब थिरकता था। लेकिन आज जो एहसास राज के दिल में जागे थे, वो एहसास इससे पहले कभी नहीं जागे थे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और वो गहरे सांस लेते हुए बोला, क्या हुआ था तुम्हें, ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेसब्री और चिंता थी जो उसके शरारती स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। सोनाली ने धीरे से अपनी पलकों को खोला और उसकी ओर देखा। वो कुछ कह न सकी, लेकिन उसकी हालत ने राज को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। उसने सोनाली को धीरे से पास रखे सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास भरकर उसके होंठों से लगाया। ये लो, पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा? सोनाली ने पानी के कुछ घूंट पीकर सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, शायद चक्कर आ गए थे, वो धीमी आवाज में बोली। राज ने सुकून की सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। राधिका, तुम्हें आराम करना चाहिए। किचन में जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और ये सीमा कहाँ चली गई? मैंने उससे कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। राज ने कामवाली का नाम लिया जो जाने से पहले सोनाली के लिए अरेंज करके गया था। वो मार्केट तक गई है, किचन के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था, सोनाली ने धीरे से बताया। और मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ और चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। राज ने उसे घूरते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो क्या हो जाता? तुमने तो मुझे मार ही देना था। सोनाली ने उसकी बात पर चौंक कर उसकी ओर देखा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। राज ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे कभी कभी पागल कर देती है। कुछ बोलो ना, मैं यहाँ तुम्हें डांटने के लिए आया हूँ और तुम हो कि चुप हो? सोनाली ने धीरे से कहा, राज मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली के बोलने पर राज के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद? तुम्हें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं, बस तुम आराम करो और अगली बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आदेश है और तुम्हें मानना पड़ेगा। और राज ने उसे फिर से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राज को अपनी ओर खींच रहा था। वो खुद भी हैरान था कि इस लड़की के लिए उसके दिल में इतने एहसास क्यों जाग रहे थे। तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। वैसे चाय बनानी आती भी है तुम्हें, या वो भी मैं सिखाऊं? राज ने शरारती अंदाज में कहा। सोनाली ने धीरे से हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाय तो बनानी आती है, बस आज तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छी बात है, वरना मैं तो सोच रहा था तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। सोनाली ने चुपचाप उसे देखा और उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद राज की मौजूदगी उसे कमज़ोर नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस करवा रही है। राज चाय का कप सोनाली के सामने रखते हुए आराम से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़रें सोनाली के झुके हुए चेहरे पर थीं। वो शरारती अंदाज में बोला, तो कैसी हो अब? बेहतर महसूस कर रही हो ना राधिका? सोनाली ने चाय के कप की ओर देखा, फिर धीमी आवाज़ में कहा, राज मेरा नाम राधिका नहीं सोनाली है। राज को जैसे किसी ने चौंका दिया हो। उसने हैरानी से उसका चेहरा देखा। अच्छा, तो तुम्हें अपना नाम याद आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी आवाज़ में अब नरमी आ चुकी थी। सोनाली ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, नाम तो याद है, मगर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी याद है। काश मैं वो हिस्सा भूल जाती। राज के चेहरे पर शरारत का रंग मुरझा गया। वो चुप हो गया और गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या हुआ था सोनाली? उसने धीरे से पूछा। सोनाली ने एक पल के लिए चाय के कप को देखा, फिर बोली, मुझे नहीं पता राज, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे सामने दिल हल्का करने का मन कर रहा है। शायद ये दर्द मेरे दिल में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। और राज चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो गया था और सोनाली ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। रितेश, वो शख्स जिसे मैं प्यार करती थी, वो मेरी ज़िंदगी का सब कुछ था। हमने हर ख्वाब एक साथ देखा था, मगर ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं, हकीकत से बहुत दूर। राज ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो जानता था ये पल उसके मजाक करने का नहीं था। सोनाली की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। रितेश ने वादे किए, ख्वाब दिखाए और फिर मुझे छोड़ दिया। मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी मोहब्बत में फंसा हुआ देखा तो मेरा हर फैसला मंजूर किया था। उन्होंने मुझे फैसला करने का अधिकार दिया था कि मैं रितेश से शादी कर सकती हूँ। और उस दिन मैं रितेश के बुलाने पर उसके घर गई थी, लेकिन जब उसने मेरा साथ छोड़ा तो मैं अपने माँ बाप के पास भी न जा सकी।
मैंने अपने घर की दहलीज को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राज चुपचाप उसे देखता रहा। सोनाली की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी। राज को पहली बार एहसास हुआ कि इस लड़की की आंखों में कितना दर्द छिपा था। सोनाली, राज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। सोनाली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्यों राज, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? राज ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाई, फिर बोला, पता नहीं, शायद इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर जो दर्द है वो मुझे बहुत अपना सा लगता है। शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए। सोनाली चुप रही। वो पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतनी चिंता देख रही थी। राज ने चाय का घूंट लिया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, सोनाली, मैं हमेशा से लापरवाह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन तुम्हें देखकर पहली बार ऐसा लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई अहमियत रखता है। शायद मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। सोनाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी जो तुरंत गायब हो गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राज, लेकिन मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। राज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, सोनाली, मैं तुम्हें भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। वो हिचकिचाते हुए बोली, राज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी यूं मदद भी करेगा, वो भी बिना किसी मकसद के। राज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और बोला, सोनाली, जिंदगी में पहली बार मुझे लगा है कि किसी की मदद करना मकसद से बढ़कर कुछ हो सकता है। सोनाली ने नजरें झुकाई थीं और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस हुई थी। वो शायद राज को कुछ ज़्यादा ही समझने लगी थी। राज को ये बात समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि सोनाली के साथ उसका समय सिर्फ जिम्मेदारी तक सीमित नहीं था। उसके दिल में किसी कोने में जो जज्बात कभी बेतहाशा थे अब एक ठहराव की शक्ल ले चुके थे। वो सोनाली के करीब होने के अब बहाने ढूंढता था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को सोनाली पर जाहिर करने से बचता था। वो जानता था कि सोनाली अब भी अपनी बीती यादों में कैद है और उसके दिल का दरवाज़ा किसी और के लिए बंद है। सोनाली जो पहले राज की मौजूदगी को नज़रअंदाज कर देती थी अब महसूस करने लगी थी। राज की शरारतें, उसके लापरवाह जुमले और वो छोटे छोटे लम्हे जिनमें वो सोनाली के आसपास रहने का बहाना ढूंढता था, सोनाली के दिल पर हल्के से असर करने लगे थे। लेकिन अब भी वो उलझन में थी, न खुद को पूरी तरह राज के करीब आने दे रही थी और न ही उसे खुद से दूर कर पा रही थी। एक दिन शाम के वक्त राज चाय के 2 कप लेकर आया और सोनाली को देते हुए बोला, ये लो लड़की, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ? सुबह से तुम्हें चाय खाना सब मैं ही बनाकर दे रहा हूँ। क्या मैं दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता? सोनाली मुस्कुराई और बोली, अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा तंग करने वाला? राज ने बनावटी गुस्से का इजहार करते हुए कहा, भाई ये तो ज्यादती है। मैं अपनी जिंदगी की इतनी कीमती घड़ियां तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहा हूँ और तुम मुझे तंग करने वाला कह रही हो। सोनाली हंसने लगी और वो हंसी राज के दिल में कहीं गहरी उतर गई थी। वो चुप होकर उसे देखने लगा, जैसे वो लम्हा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। सोनाली ने महसूस किया कि राज कुछ ज़्यादा ही चुप हो गया है, तो उसने पूछा, क्या हुआ राज, तुम इतने चुप क्यों हो? राज ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नज़रों को झुकाकर बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। सोनाली ने कप को टेबल पर रखा और राज के सामने बैठकर कहने लगी, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है? राज ने झूठी हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं लड़की, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। लेकिन उसकी आंखों में ये बात साफ थी जो उसके होंठों पर आने से झिझक रही थी। दूसरी तरफ वीर सब कुछ समझ रहा था। वो जानता था कि राज के दिल में सोनाली के लिए जज्बात उभर चुके हैं, लेकिन वो इसके इजहार का इंतजार कर रहा था। और एक दिन राज ने वीर के कॉल का जवाब दिया तो वीर ने सीधे पूछा, तो कैसा चल रहा है? लगता है अब तुम्हारे दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छे गुजर रहे हैं। राज ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? वीर कहने लगा, तुम्हें पता है कि मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना वो लड़की अभी अपने अतीत के दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जल्दबाजी मत करना। राज ने एक पल के लिए चुप होकर सोचा और फिर गंभीरता से बोला, यार मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा दिल सुकून महसूस करता है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। वीर ने संतुष्ट होकर कहा, यही तो बात है जो मैं तुमसे सुनना चाहता था। सच्ची मोहब्बत यही होती है राज, लेकिन अपने जज्बातों को सही वक्त पर जाहिर करना, वरना शायद तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे।
राज ने फोन बंद कर दिया और गहरी सांस ली। उसका दिल बेचैन था, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे हिम्मत और धैर्य रखना होगा। सोनाली जो चाय के कप में अपनी उलझनों को घोल रही थी, राज की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि राज एक खास इंसान है, लेकिन उसके दिल का दरवाजा खोलने के लिए अभी वक्त चाहिए था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में उलझे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल एक दूसरे के करीब आने लगे थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और न जाने क्यों राज एक असुरक्षित सा माहौल महसूस कर रहा था। उसे एक ही डर था कि अगर सोनाली में हिम्मत आई तो कहीं वो उसे छोड़कर न चली जाए, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दोनों को साथ रहते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई जब उसने अपनी मम्मी को अपनी सहेली की बेटी के बारे में बात करते सुना। उनका अंदाजा था कि वे राज से अपनी सहेली की बेटी की शादी कराएंगी, और यहीं पर उसका संयम टूट गया था। फ्लैट में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए राज अंदर आया और उसके चेहरे पर कुछ कर गुजरने के निशान थे। सोनाली उसे देखकर उलझन में थी। वो जानती थी कि राज के दिल में कुछ बातें पल रही हैं, लेकिन वो उस गहरी भावना को नहीं समझ पा रही थी। और राज ने बिना कुछ कहे सोनाली का हाथ थामा और उसे चलने के लिए कहा। सोनाली ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हो राज? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? राज ने गंभीरता से कहा, बस चलो, सवाल मत करो। सोनाली ने थोड़ा हिचकते हुए उसका हाथ थामा था। वे दोनों फ्लैट से निकलकर सीधे राज के घर की ओर रवाना हुए थे। रास्ते भर राज चुप रहा, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। सोनाली ने कई बार पूछा, लेकिन राज के चेहरे की सख्ती ने उसे रोक दिया। घर पहुंचकर राज ने सोनाली को अंदर ले जाकर अपने माँ बाप और अपनी बहन के सामने जाकर खड़ा कर दिया। वीर पहले ही वहां पहुंच चुका था और माहौल को समझते हुए चुपचाप खड़ा था। राज के पापा ने उसे देखकर माथे पर बल डालते हुए कहा, ये क्या ड्रामा है? अब क्या तमाशा करने वाले हो? और ये लड़की कौन है? जबकि राज ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सोनाली के सामने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर एक नाजुक सी अंगूठी थी जो उसकी सादी मगर खालिस मोहब्बत का इजहार कर रही थी। राज ने गहरी सांस ली और सोनाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। सोनाली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत दुख है और शायद मैं सब वो मिटा भी नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आगे कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैंने हमेशा बेपरवाह ज़िंदगी जी है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे समझ आया कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? सोनाली हैरान होकर उसे देख रही थी। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई थी। राज के पापा ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है राज? तुम्हें ये सब करने का ख्याल भी कैसे आया? तभी वीर आगे बढ़ा और हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। अंकल, पहले से बोलने दें, ये राज की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। राज ने अपने पापा की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक संकल्प था। डैड, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझसे ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन मुझे सोनाली के बिना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और ये प्यार मेरी ज़िंदगी को बदल रहा है। राज के शब्द इतने भावुक थे कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर उनका असर हुआ था। सोनाली की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो मुस्कुराई और चुपचाप आगे बढ़ी। उसने राज के हाथ पर अपना हाथ रखा और हाँ कह दिया। ये पल राज के लिए सब कुछ था। वो खड़ा हुआ, सोनाली के कंधे पर हाथ रखा और अपने पापा की तरफ देखने लगा। मैं वादा करता हूँ आपको कि आपको कभी निराश नहीं करूँगा। बस मुझे अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका दें। राज के पापा, जो हमेशा उसे एक गैर जिम्मेदार लड़के की तौर पर देखते थे, पहली बार उसकी आंखों में प्यार और संकल्प देखकर हैरान हुए थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में अपने शब्दों पर कायम रहोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर राज की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वीर, जो हमेशा राज की मदद के लिए तैयार रहता था, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा और अपने दोस्त को गले लगा लिया। ये पल खुशी और सुकून के पल थे। सोनाली, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गम से निकलने की कोशिश कर रही थी, पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी और राज के दिल में सुकून था। बहुत ही धूमधाम से राज और सोनाली की शादी हुई थी और राज ने जो वादा अपने पापा से किया था उसे पूरा करके दिखाया था। शादी के तीसरे दिन से ही उसने ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल ली थी और ये सिर्फ सोनाली के प्यार का असर था। सोनाली अब राज के प्यार में अपने सारे दुख भूल चुकी थी, लेकिन एक फांस अब भी थी जो उसके दिल में चुभी हुई थी कि अगर उसकी ज़िंदगी में राज जैसा इंसान ना आता
तो रितेश ने तो उसे बर्बाद ही कर दिया था। और ये फांस भी उस दिन निकल गई जब राज उसे जबरदस्ती अपने ऑफिस लेकर गया था। यार चलो ना, कम से कम तुम मेरे सामने बैठी रहोगी तो काम अच्छे से कर सकूंगा। लेकिन राज, मैं रोज तुम्हारे साथ ऑफिस तो नहीं जा सकती ना, तुम्हें खुद ही ऑफिस संभालना होगा। हाँ ठीक है बाबा, लेकिन मन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम इसमें मेरी हेल्प तो कर ही सकती हो ना। धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। और फिर यूं राज के जिद करने पर वो उसके साथ ऑफिस चली आई थी। ऑफिस में पहुंचते ही उसे एक शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है राज, ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? पता नहीं सोनाली, शायद डैड के केबिन से आ रही हैं। दोनों ही केबिन की तरफ बढ़े थे। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते सोनाली ने सुना कि उसके ससुर एक अपंग इंसान पर चीख रहे थे, जो उनके सामने व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। देखो मिस्टर, तुम्हारी टांगें गई हैं तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। इसमें मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तुम छुट्टी पर थे, घूमने के लिए शिमला गए हुए थे, और वहीं पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो तुम किस बेस पर कंपनी से मुआवजा मांग रहे हो? हालांकि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर भी चुके हैं, इसके बावजूद भी तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकलो, वरना मैं गार्ड से धक्के देकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। और जब वो इंसान हारे हुए अंदाज में अपनी व्हीलचेयर घुमाकर गेट की ओर मुड़ा था, तो सोनाली के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो कोई और नहीं, रितेश था। जबकि सोनाली को राज के साथ खड़ा देखकर रितेश की आंखें फैली थीं। सोनाली ने और भी कसकर राज का हाथ थामा था और उसके और भी करीब होकर खड़ी हो गई थी। रितेश बेचैन होकर सोनाली की तरफ बढ़ा था। सोनाली, तुम्हारी बद्दुआ ने मुझे कहीं का न छोड़ा। देखो मैं बर्बाद हो गया हूँ, दोनों पैर गवा बैठा हूँ। मंगेतर ने भी मंगनी तोड़ दी, नौकरों के सहारे पर पड़ा हूँ। प्लीज़ सोनाली, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएं। वो हाथ जोड़कर सोनाली के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जबकि सोनाली के चेहरे पर एक सुकून उतर आया था। इंसान क्यों भूल जाता है, अगर तुम किसी के साथ गलत करते हो तो कहीं ना कहीं भगवान तुम्हें देख रहा होता है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा जरूर देता है। रितेश ने न जाने सोनाली जैसी कितनी लड़कियों का यूज़ किया था और उनकी जिंदगियां बर्बाद की थीं, और उसकी सज़ा उसे मिल गई थी। उसने प्यार भरी मुस्कान राज के चेहरे पर डाली थी और फिर रितेश से बोली, रितेश, तुमने मेरे साथ गलत किया और तुम्हें इसकी सज़ा भगवान ने दे दी है, लेकिन भगवान ने मेरे जीवन में राज जैसा हमसफ़र देकर मेरी खुशियों को डबल कर दिया है, इसलिए मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये कहकर वो राज के हाथों में हाथ डालकर ऑफिस से बाहर निकल आई थी। आज उसके चेहरे पर सुकून था, दिल में सुकून था, चेहरे पर सच्ची खुशी थी। और सोनाली को खुश देखकर राज भी बहुत खुश था। दोनों ने मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। और कहते हैं ना, कभी कभी हमें जो अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही योजनाएं बनाई होती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। और ये बात सच है कि भगवान बेहतर लेकर हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें लाता है। और आज इस बात का एहसास सोनाली को बहुत अच्छे से हुआ था। राज के रूप में उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि ज़िंदगी में अगर कुछ बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। अगर उन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप जाकर लिंक पर क्लिक करके कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। कहानी का दूसरा और ये अंतिम भाग आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।